आदाब नाजरीन, टी न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, हालांकि ये वक्त तो ख़बरनामे का है, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं रियासत के वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर साहब से, आली जनाब मोहतरम मोहम्मद महमूद अली साहब से आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से लॉकडाउन लग चुका है 10 दिन के लिए, और उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। होम मिनिस्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं, आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। महमूद साहब, लॉकडाउन तो लग गया, अच्छा है, लेकिन लॉकडाउन के क्या क्या गाइडलाइंस है अभी बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बिलखुसूस ये जो ईद उल फितर की नमाज का, इसके सिलसिले में क्या फ़ैसला लिया गया है? ईद उल फितर की नमाज ईदगाह में तो नहीं होगी, फिर कहाँ होगी? मस्जिद में होगी, नहीं होगी? ज़रा उस पर रोशनी डालिए। भाई, मैं सबसे पहले आपके नाज़रीन को मेरा आदाब अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये लॉकडाउन जो है आज से शुरू हुआ है, जो सुबह 10 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 5-6 बजे तक रहेगा। 4 घंटे की इसके अंदर नरमी दी गई है लॉकडाउन में, ताकि सुबह के औकात में जो चीज़ की ज़रूरत है, इंसान को ज़रूरत है इस्तेमाल, और बाकी तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को बहाल किया गया। चाहे मेडिकल शॉप्स हो, चाहे गैस सब तक सप्लाई करने के लिए सिलेंडर्स हो, उसी तरह दवाखाने को किसी को जाना है या इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा ओपन है। और अफसोस की बात यह है कि कोरोना तो का जैसे सेकंड फेज़ आया है, उसकी वजह से बहुत परेशान है। मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ आपके ज़रिए, हमारे सीएम साहब भी लॉकडाउन डालने के हक़ में नहीं है, क्योंकि हमारा ख़जाना भी मुकम्मल खाली हो चुका है। उसी तरह लोगों के अपने घर के हालात, फाइनेंशियल पोजीशन भी बिल्कुल परेशान हाल है। लोग जो है लास्ट ईयर का जो कोरोना तकरीबन 6-7 महीने तक मुसलसिल चलता रहा, जो गरीब लोग थे और जो लोग रोज़मर्रा मेहनत करके जीते थे, ऑटो चलाते या छोटे स्पोर्ट्स पार्ट्स की पंचर दुकान, कुछ भी छोटा मोटा काम होटलों में काम करते, वो लोग माची तरीके से बहुत पस्त हो चुके हैं। आज लोगों का गुजर बसर होना बहुत मुश्किल है, ये बात सीएम साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मगर कहीं पर कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। और दूसरी और एक बात मैं अहम बात बताता हूँ कि जितने हमारे पास सरकारी दवाखानों में बेड है, और हमारी स्टेट के अंदर तकरीबन 52,000 बेड है हमारे स्टेट के अंदर, मुकम्मल स्टेट के अंदर, और उसके अंदर तकरीबन 23,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन के जो बेड्स फैसिलिटीज़ के हैं। उसमें हो रहा है ये कि यहाँ पर कोरोना नहीं होने के, यहाँ पर लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आंध्रा से, कर्नाटक से, महाराष्ट्र से लोग आकर तकरीबन 30-40% बेड फिलअप हो जा रहे हैं जी। अब हमारे लोग प्राइवेट दवाखाने को जाना पड़ रहा है तेलंगाना के लोगों को। ये भी बड़ी अहम वजह है। लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीएम साहब की मर्ज़ी है कि हम जितने फैसिलिटीज़ हमारी हुकूमत की तरफ से सरकारी दवाखानों में दी जा रही है, वो सारे के सारे हमारे आवाम को मिलना चाहिए। मगर अदर स्टेट के लोग वो फैसिलिटीज़ उठा रहे हैं, हमारे लोगों को बेड नहीं मिलने की वजह से खानगी दवाखाने जाने पर वहाँ पर 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख का बिल हो रहा है, और बहुत बड़ा फाइनेंशियल भी सफ़र हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। इसीलिए इस कोरोना को रोक लगाने के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन करना ज़रूरी हो गया था। लोग समझ रहे हैं कि भाई ईद से 1-2 दिन पहले क्यों करें, थोड़ा आगे करना चाहिए था, पर कोरोना को टाइम नहीं है। हम जितना जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि इसको रोकने की, वो करनी चाहिए। उस पर अमल किया गया, क्योंकि हमें सारे हिंदुस्तान में आजकल तकरीबन कई दिन पहले से, दिल्ली वैसे शहर में मुसलसिल 2 हफ्ते से टोटल लॉकडाउन है, फिर भी सीएम साहब सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जो है लॉकडाउन में मुकम्मल नरमी बरती गई है, ताकि लोग अपने ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें खरीदें। मगर कारोबार तो नहीं कर सकते लोग, सुबह सुबह के वक्त में कारोबार करके कुछ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ सराय आमदनी पैदा नहीं कर सकते। हमको भी बहुत दुख है, हम तो जब देखते हैं लोगों को तो सही खसा हमारे आँख में आंसू आ जाते हैं, दिल अंदर से रोता है कि लोग हमारे इतने परेशान हैं, कैसा उनको हम मदद कर सकें, कैसा उनको अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका फराहम करें। इसलिए सीएम साहब ने काफ़ी दिन से, खुद बड़े साहब खुद भी ये कह चुके थे सीएम साहब कि हम कोरोना हमारे स्टेट के अंदर जो फैल रहा है उसको रोकने की हम पूरी कोशिश करेंगे विदाउट लॉकडाउन, मगर वो मुमकिन नहीं हो सका। इसलिए आज ही से लॉकडाउन हुआ है। मैं आवाम से कहता हूँ कि आप, दूसरा सवाल ये है कि इबादतों का, यकीनन अब तरावी तो ख़त्म हो चुके हैं, अब रहा फ़र्ज़ नमाज़ों की बात है। मैं सारे अवाम से अपील करना चाहता हूँ, जैसा पिछली मरतबा जैसा लॉकडाउन के अंदर हम 4 आदमी मस्जिद होंगे, मस्जिद हमेशा आबाद होना चाहिए, मस्जिद में नमाज अज़ा होना चाहिए, मस्जिद में नमाज होना चाहिए।
तो हम इस मरतबा भी, जैसा पिछली मरतबा जो लोगों को अलाउ किया गया था 4 आदमी को, इस मरतबा भी अलाउ कर रहे हैं। उसमें पुलिस भी आपके साथ मुकम्मल कोऑपरेट करेंगी। मैं तमाम मेरे भाइयों से दुख के साथ कहता हूँ कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ना चाहिए, मगर हालात जब ऐसे आते हैं, हमारे बड़े बड़े मुफ्ती हजरात भी अपने तरफ से बता चुके हैं लोगों को कि जब हालात अगर ख़राब हो जाते हैं, बीमारी फैल जाती है, वबा फैलती है, तो हम घरों में नमाज़ पढ़ने को तरजीह दी जाए। क्योंकि कोरोना जो है ये हम खुद अपने घर में लेकर आते हैं। हम जब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कामकाज करते हैं, गैदरिंग होती है, तो उससे कोरोना फैलता है। तो हाई कोर्ट के भी इंस्ट्रक्शन है कि गैदरिंग नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मैं तमाम मेरे भाइयों से कहता हूँ कि नमाज आप घर में पढ़िए, और ईद की नमाज भी आप घर में ही पढ़िए, क्योंकि पिछली मरतबा भी रमज़ान की ईद की नमाज जो है हम लॉकडाउन की वजह से घरों में पढ़े हैं। इस मरतबा भी हमारे जितने यहाँ के मुफ्ती हजरात हैं वो बार बार बता रहे हैं कि किस तरह हम नमाज़ पढ़ना चाहिए, और घरों में नमाज़ पढ़ना बेहतर रहेगा। तो अब जो मसाजिद में नमाज़ पढ़ने की बात थी वो अब नहीं है? नहीं है। तो 4 आदमी, सिर्फ 4 आदमी ही नमाज़ पढ़ सकते हैं ईद के रोज़ भी? ईद के रोज़ भी जो नमाज होगी, ईद की नमाज भी सिर्फ 4 आदमी पढ़ सकते हैं। तो बाकी लोग अपने अपने मकानात पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। जी हाँ जी। तो ईदगाह का तो पहले से ही ख़त्म हो गया था, सवाल नहीं था। तो ये तमाम रियासत में लागू है इस बात? अच्छा, तमाम रियासत में लागू, क्योंकि हाई कोर्ट के इंस्ट्रक्शन है कहीं भी गैदरिंग नहीं होना चाहिए। और कोरोना रोकने के लिए भी ये तो हमारे से वॉलंटरी रोकना चाहिए। ये कोरोना कोई चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रोक सकते, प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं रोक सकते, ये रोकना तो हमें ही पड़ेगा, आवाम को ही रोकना पड़ेगा। और आवाम कोरोना रोकने के लिए गैदरिंग से एहतियात करना ज़रूरी है, चाहे रिलीजियस गैदरिंग हो या अपने ख़ानदान की कोई फंक्शन की गैदरिंग हो, किसी भी गैदरिंग में। और ये मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना है, और हाथों को हमेशा साफ़, किसी से हाथ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी दूर से सलाम कर दे सकते हैं। और उसके बावजूद भी आप जब बाहर जाके घर में आते हैं तो अपने हाथ साबुन से धोइए, और मास्क घर में भी ज़्यादातर लगा के रखने में बेहतर है। आप आते हैं तो कम से कम फ्रेश होना ज़रूरी है, ना धो के, क्योंकि बाहर पूरा फैला हुआ है कोरोना। आप किसको कोरोना है किसको नहीं है आप तमीज़ नहीं कर सकते। जब बाद में पता चलता है, कई बार ऐसा होता है कि लोग हमसे मिल के जाते हैं, 2 दिन के बाद पता चलता है कि वो दवाखाने में शरीक हुए। अगर हम उनसे क्लोज हो जाएंगे तो वो हमको भी लग जाता है। तो कोरोना ये आवाम से आवाम को लगने वाला है, एक दूसरे से फैलने वाला है, उसके लिए हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और ये आवाम के लिए ज़रूरी है, हुकूमत के लिए गैदरिंग का कोई मसला नहीं। अगर आपकी गैदरिंग हो रही तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं है, मगर गैदरिंग से फैलने की वजह से आवाम को जानी नुकसान हो रहा है। इसको हमको सबसे अहम चीज़ अपनी जान बचाना है। लास्ट टाइम सीएम साहब भी कहे थे सबसे अहम अपनी जान है, उसके बाद फिर जो भी चीज़ देखेंगे। बस फर्स्ट फेज़ के बाद जो सेकंड फेज़ आया और भी तकलीफदेह हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं दवाखानों से। अब इसके लिए हम जितना हो सके इसको एहतियात करते हुए वैक्सीन अगर लेंगे तो इंशाल्लाह आने वाला फेज़ को रोकने की हम पूरी मुकम्मल कोशिश करेंगे, और उसकी तैयारी भी करेंगे। वैक्सीन लेने में क्या हर्ज है? लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? बहुत सारे लोगों से हमने बात की है, हालांकि मैं तो 2 भी डोज ले चुका हूँ वैक्सीन के। अल्लाह के फजल से सही सलामत हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। वैक्सीन से तो सही सलामत ही रहते हैं। लोगों में क्या है उसकी रंग ऐसा है भाई, 2 चीज़ है, ये व्हाट्सएप मीडिया, ये व्हाट्सएप पे हर आदमी जो चाहे अपनी मर्जी से कर रहा है। उनसे मेरा तमाम व्हाट्सएप मीडिया वालों से गुजारिश है कि गलत अफवाहें मत मिले। मैं खुद फ़ोन पे देखा हूँ, अपने व्हाट्सएप में देखा हूँ, लोग गैर ज़रूरी की बातें जोड़ रहे हैं इसके साथ, और इससे कोई रिएक्शन नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सभी लोग लेना चाहिए, जिस तरह आप लिए उसी तरह मैं भी 2 डोज ले चुका हूँ। तो बेहतर है हम थोड़ा कम से कम जो है, जब तक हम पूरा वैक्सीन नहीं होगा, इसलिए सीएम साहब ग्लोबल टेंडर बुलाए थे ताकि पूरे सारे तेलंगाना के लोगों को फास्ट ट्रैक में वैक्सीन दिलाया जाए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे मैक्सिमम 99% लोग, जो लोग हामिला औरतें हैं वो छोड़कर, या कोई और दूसरी डिसीज़ में कोई डॉक्टर साहब जैसा एडवाइस देते, पर तमाम के तमाम आवाम ये वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और ये आपके ज़रिए मैं आवाम को ही बताना चाहता हूँ, ये कोरोना रोकने का सबसे दूसरा बड़ा हथियार वही है। इससे पहले दुनिया में जितने भी ऐसे डिसीज़ आए, पहले आए उनको 50 साल 100 साल 200 साल पहले जो भी डिसीज़ आए, आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कंट्रोल किया है, तो बरसों के अंदर कंट्रोल किया गया और सारी दुनिया उससे उसे महफूज रखा गया। अब ये लेटेस्ट आया है बीमारी, ये जो कोरोना क्या मर्ज़ है, ये अभी 1 साल से 1.5 साल से शुरू हुआ है, साल भर से, और ये दूसरा साल आ चुका है। लोग समझते थे कि समर आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, मगर फिर अब समर में भी चल रहा है। तो हम वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तमाम लोगों से हाथ जोड़ के, और इसमें कोई उम्र की क़ैद नहीं है,
अभी तो बच्चों को नहीं दे रहे हैं। अक्सर में क्या हुआ क़य्यूम भाई, शुरू से जैसा वैक्सीन निकला तो हमारे पीएम साहब जब बताए कि पहले जो डिपार्टमेंट एक्टिव काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्टिव डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट है कोरोना के अंदर, पहले वो लेना चाहिए। उसके बाद म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। तो लोगों में थोड़ा सा लापरवाही हो गई, अरे चलो बल्दिया के लोगों को दे रहे हैं भाई, पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा वैक्सीन का भी कुछ शॉर्टेज ही चल रहा। अब तो कुछ वैक्सीन आ चुके हैं। तो मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है कि 100% वैक्सीन लेना ज़रूरी है, और वैक्सीन लेने के बाद ही से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम वैक्सीन लेने में लापरवाही करेंगे तो अभी सेकंड फेज़ के बाद फिर थर्ड फेज़ भी आ सकता है। बिल्कुल। तो उसकी तैयारी अभी से करना पड़ेगा। तो हाँ, अभी आपके पास भी टीवी में यहाँ पर आपके सेक्शन के तमाम लोग जो है, आपके डिपार्टमेंट के लोग अभी देखा वैक्सीन दे रहे हैं यहाँ पर। तो वैक्सीन घर तक भी ज़्यादा लोग अगर मेजॉरिटी में है, जहाँ 100-200 लोग हैं, तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले वहाँ तक भी पहुँच कर दे रहे हैं। तो मैं तमाम मेरे भाई से मेरी गुजारिश है, तो जल्द से जल्द वैक्सीन लीजिए, और जैसा नंबर आपका आएगा ऑनलाइन के ज़रिए हो, जैसा बुक कर स्लॉट बुक करके ले सकते हैं, और उसमें और भी नरमी पैदा की जाएगी। साबिक़ा में हम जब जाते थे वो तो जो भी आता उनको दिया जा रहा था आपका आधार कार्ड देखकर, ताकि उसमें एंट्री हो। तो मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वैक्सीन ज़रूर लीजिए। नाज़रीन, आपका फिर एक बार खैर मक़दम है। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मोहतरम महमूद अली साहब, जो वज़ीर दाखिला हैं, होम मिनिस्टर है तेलंगाना रियासत के। बात हो रही है लॉकडाउन पे और लॉकडाउन की गाइडलाइंस पे और अपने तमाम एहतियाती तदाबीर के बारे में। पिछले दिनों 2-3 बड़े लोगों से इंटरव्यूज़ हुए थे, तो वो लोग थोड़ा हिंट दे रहे थे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि थर्ड फेज़ भी आने वाला है, और ये थर्ड फेज़ खुदा ना खास्ता जो है बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित होगा। तो इस थर्ड फेज़ को रोकने की सिर्फ एक ही वजह है, एक ही रास्ता है महमूद भाई, वैक्सीनेशन। अगर कल कैबिनेट में भी इस बात का डिस्कशन आया जी, सीएम साहब बताया कि आने वाले टाइम के लिए हम बहुत होशियार होना चाहिए और उसकी तैयारी भी करना चाहिए, क्योंकि इस मरतबा थोड़ा ऑक्सीजन का भी शॉर्टेज आ रहा है। जैसा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। वैक्सीन कहाँ हो सकता, कहाँ मिल सकता, पूरा वैक्सीन हमारे सारे तेलंगाना के 4 करोड़ आवाम को वैक्सीन लगाना चाहिए, ताकि आने वाले फेज से हम बहुत प्रिकॉशन हिफाजत कर सकें हमारी आवाम की। क्योंकि ये जो कोरोना आता है, इकानमी तबाह हो जा रही है लोगों की, ये लॉकडाउन बिग डाउन ये हो, और ये पूरे हिंदुस्तान में होना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट के लोग ये स्टेट में आते हैं, ये स्टेट के लोग वो स्टेट में जाते हैं। तो बहरहाल हम प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के हर शहरी को वैक्सीन देना चाहिए। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्लान बनाकर, क्योंकि आबादी हमारी बहुत ज़्यादा है, तो हर स्टेट को जो है जहाँ के वहाँ की जिम्मेदारी देते हैं, फुल वैक्सीन अगर प्रोवाइड करेंगे तो हम हर कोई वैक्सीन की तरफ आगे बढ़कर वैक्सीन लगा तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए 4 करोड़ 4.5 करोड़ की आबादी है तेलंगाना की, अगर उसमें कम से कम 3 करोड़ लोग वैक्सीन लेते हैं तो थर्ड फेज़ की एंट्री सवाल ही खत्म हो दीजिए। सही बात बता रहे हैं आप, अभी उससे भी ज़्यादा लेना चाहिए, उससे भी ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन कम से कम ये थोड़ा तो बहुत होता कि कुछ जैसा पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग वैक्सीन नहीं लिए, बहुत कम परसेंटेज, 1-2-3%, 4%। तो मैं पूछा तो बताया कि कोई लेडीज़ थे, प्रेग्नेंट थे, इस वजह से नहीं लिए, या कोई लोगों को थोड़े दूसरे डिसीज़ थे उस वजह से कुछ नहीं लिए, कैंसर गिंसर ऐसा टाइप के, जो रिटायर्ड ऑफिसर है या है, तो लोगों में कोई बीमारियां थे। मगर हम चाहते कि मैं तो यही गुजारिश करूँगा कि 99% लेना चाहिए। अभी हमारे कुछ लोग बता रहे थे सऊदी अरब में जो मुकीम है, वहाँ पे हरम शरीफ के दरवाजे पे आपका ऐप देखा जा रहा है। जी, अगर आप 2 वैक्सीन लिए हैं तो आपको हरम शरीफ में एंट्री है। इतनी ज़रूरी हो गई है वैक्सीनेशन। तो ये मैं ख़ासतौर से आप जो बात बताए, हमारे तमाम मेरे भाइयों से भी बताना चाहता हूँ। हमारे लोग समझते हैं कि भाई अरे मस्जिद में कैसा कोरोना आ सकता, या मस्जिद में, क्योंकि अहकामात है अल्लाह ताला के, हमारे रसूल के तालुमात हैं, और हमारे मुफ्ती हजरात भी हमें बता रहे हैं मजबूरी की हालत में हम घर में भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। मगर हम नहीं चाहते घर में नमाज़ पढ़ना, हमारा फ़र्ज़ है, ज़रूर मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, और आज के हालात की वजह से कुछ दिन के लिए ऐसा नहीं कि हमको मुस्तकिल इस पर अमल करना है। हम यहाँ तक कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इससे निजात हासिल करें, और हमारे लोगों को जो पाबंदियाँ हैं घरों में नमाज़ पढ़ने की, फिर से बहाल करें, ताकि वो मस्जिदों में जाकर नमाज़ पढ़े। सीएम साहब भी इसके लिए बड़े फ़िक्रमंद है कि भाई इबादत की जगह भी कंट्रोल करने की बड़ी मुश्किल की बात है, मगर अब मजबूरी हालात के अंदर हम अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि अगर 1 हफ्ते में हम इस पर काबू पा लेंगे थोड़ा,
और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के लिए हम हुआ तो रात ही का कर्फ्यू लगाएंगे। दिन में अगर हमारा परसेंटेज घट जाएगा, जो रोज़ केसेस आ रहे हैं इस पर हम कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे तो जल्द से जल्द, क्योंकि दो चीज़ें हैं। मैं अवाम को भी एक बात बताना चाहता हूँ, हुकूमत चलती है अवाम के पैसे से, टैक्स से चलती है। अगर कोई कारोबार ही नहीं चलेगा तो हमको टैक्स कैसा पैसे आएंगे, फिर हुकूमत चलेंगी कैसा, बताइए। हुकूमत का एक मनसूबा होता है, पूरा बजट रहता है, बजट में इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बताते हैं। इनकमिंग अगर बंद हो गया तो आउटगोइंग कैसा चलेगा। घर का भी वही हाल रहता है, अगर किसी के घर के मर्द आदमी औरतें भी काम करते हैं, जो इनकमिंग आता है आउटगोइंग वही हिसाब से खर्चा करना पड़ता है, उसमें कुछ सेविंग करना पड़ता है। हमारे स्टेट के अंदर कोई इनकमिंग बहुत कम हो गया है, बहुत बड़ा लॉस हो गया, 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। अब हुकूमत चलेगी कैसे। लोग समझते हैं कि अरे भाई आप एकदम लॉकडाउन रख दिए। अरे लॉकडाउन रखना या लॉकडाउन करना हुकूमत का मकसद नहीं होता है, उससे उल्टा हुकूमत को नुकसान होता है बहुत बड़ा। अब मजबूरी है। अब पुलिस का बंदोबस्त देखिए, लास्ट टाइम काफ़ी पुलिस के हमारे अहदेदार जो है कोरोना में गुजर गए, तो हम चाहते हैं कि उनको भी सेफ हो, वो लोग भी, वो भी इंतजाम के अंदर रात दिन मेहनत करते रहते हैं। आवाम को भी सेफ करने के लिए वो अपनी जानों की कुर्बानी करें, तो आवाम के लिए काम करती है पुलिस। पुलिस चाहती है कि लोग बाहर ना निकले, लोग इधर उधर ना जाएं। नौजवान बच्चे मैं देखता हूँ बाहर निकलते हैं, मोटरसाइकिल पर निकलते हैं, लोग बाहर घूमने निकलते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप बाहर से कोरोना लेकर अपने माँ बाप तक, अपने भाइयों बहनों तक मत ले जाइए। आप जितना हो सके एहतियात कीजिए। और ये नहीं है कि बहुत बड़ा मजबूत आदमी है, रोज़ एक्सरसाइज करता है, उसको कोरोना नहीं आता, बल्कि ऐसा कहीं नहीं है। मैं देखा हूँ जवान लोग जो बहुत ताकतवर थे, इस कोरोना के अंदर उनकी भी डेथ हो गई। तो बहुत प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। और अब बाज़ लोग तो सरकारी दवाखानों में भी बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है, खानगी दवाखानों में भी लोग इलाज करवा रहे हैं। हमारे पास अल्लाह का फजल ये है ख़ैम भाई, हमारे पास का डेथ रेशियो सारे हिंदुस्तान में सबसे कम है तेलंगाना का। ये सीएम साहब के ख़ास तवज्जो की वजह से हुआ है। दूसरा, हमारे पास रिकवरी रेट बहुत अच्छा है कंपेयर टू दूसरे स्टेट्स के अंदर। वहाँ पर रिकवरी रेट 97%, 98% या 97.5 तक गया है। हमारे पास 98.99 तक गया है, 0.6 हमारे पास डेथ रेशियो है वहाँ पर। तो फिर भी बहुत हमारे पास एहतियात किया गया, बहुत कंट्रोल किया गया। मगर फिर दूसरा ये फेज़ आया, तो हम आवाम से माजरत भी चाहते हैं इस लॉकडाउन की, और आपकी सपोर्ट की गुजारिश भी करते हैं कि आप अगर इसमें सपोर्ट करेंगे तो स्टेट के लिए भी बेहतर रहेगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा, आपके ख़ानदान के लिए भी बेहतर रहेगा। सुबह में अंजनी कुमार साहब का दौरा हो रहा था चार मीनार के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद। उन्होंने अच्छी बात बताई है कि अगर आप लोग ये 10 दिन में अगर अपना ख्याल रखते हैं तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना, ये 10 दिन बहुत अहम है हमारे लिए। इसलिए हम मस्जिदों के अंदर भी जो इतने लोगों की हद मुकर्रर की गई, इसी वजह से कि 10 दिन में हम कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आगे हमको फिर कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चेन ब्रेक हो जाती, बस ब्रेक हो गई तो एक बार जब दवाखानों से लोग रिकवर हो गए, क्योंकि 6-7 दिन का ट्रीटमेंट है भाई। हाँ। एक हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर काफ़ी लोग अगर अच्छे होकर जाते जाएंगे और लोग कम आने लग जाएंगे तो अल्लाह चाहे तो हम 1 हफ्ते में भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और एक चीज़ महमूद भाई, ये जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब परसों डिस्प्ले भी करे थे दवाओं के बारे में, बताए वो दवाएं बहुत काम कर रही हैं, बल्कि कर रहे हैं। ये जब घरे घर सर्वे करते हैं वो दवाएं दे रहे हैं, उसके अंदर बाज़ाब्ता प्रिस्क्रिप्शन भी लिख दिया गया है। फोन करके पूछ रहे हैं वो दवा कहाँ मिलती है, बल्कि नहीं, उसमें प्रिस्क्रिप्शन भी है कि आप पहले दिन कितने गोलियां लेना है, एंटीबायोटिक कितने लेना है, बुखार के लिए कितने लेना है, सर्दी पूरा को कम पैकेज करने के है, लिए पूरा पैकेज है। आपको पूरा तकरीबन 20 दिन का करीब का कोर्स है, और जो 5-6 दिन तो बहुत ज़्यादा मतलब दवाएं इस्तेमाल पर आहिस्ता आहिस्ता कम करते हुए लास्ट कोर्स है, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जा रहा है। जी हाँ। ये एक डर भी जो है ना लोग कोरोना के अंदर, जो पिछली मरतबा मैं खुद जाके आना दवाखाना, तो मुझे ऐसा दिखा कि पूरा कोई पता ही नहीं है, कोई डॉक्टर का पता नहीं है, कोई एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, तो मॉरल सपोर्ट पूरी ख़त्म थी। इस मरतबा मॉरल सपोर्ट है। अब के बाद तो अटेंडेंट्स को जाने दे रहे करीब, जी थोड़ा दूर से तो कम से कम मैं जब था ना, आपके पास कोई भी नहीं बिल्कुल दवाखाने से बाहर कोई एक आदमी नहीं आ सकता था, कोई डॉक्टर का दिख रहा नहीं था, कोई ड्रेस पहन लेके कौन आते क्या आते। तो इस मरतबा थोड़ा डर खौफ कम हुआ है, इलाज भी अच्छा हो रहा है, और अल्लाह चाहे तो बस हमारी यही अल्लाह से दुआ है कि इसको जल्द से जल्द अल्लाह ताला हमसे ये कोरोना का खात्मा करे और हमारे तमाम आवाम को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दे। अभी बाज़ एग्जम्पशंस भी है ना महमूद भाई, बाज़ लोगों को जैसा
मेडिकल स्टोर्स खुले नहीं हैं, भाई बहुत है पूरे आपको फर्टिलाइजर्स। देखिए आपकी ज़रूरत है ज़िंदगी में, आप तिजारत नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि 4 घंटे के अंदर तो आपका तिजारत नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अलबत्ता लेकिन आज बड़ी मज़े की एक चीज़ देखने में आई कि चार मीनार पे जो है पहली बार 7 बजे मार्केट खुल गया आज। जी हाँ। 7 बजे से 10 बजे तक आप जो भी लोग आप जितने तरकारी गए, खाने पीने की चीज़ें पूरा एग्जम्पशन है, उनको कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल एग्जम्पशन है, कहीं भी हाईवे पे आप जाने आने में जो खेतों से वेजिटेबल आते हैं या लोग दूध ला के वेंडर आपको दूध डालते हैं, या जो चीज़ आपको आपके जो रोज़मर्रा की ये इस्तेमाल की ज़राअत वाले बहुत खुश हैं, उनको भी एग्जम्पशन है। एकदम पूरा उनको मिला है, क्योंकि इस वक्त खेता काट रहे हैं लोग जो है, राइस मिल चलाने का एग्जम्पशन है। तो सीएम साहब बहुत देख देख के जो चीज़ों का है उसको रोका गया है। पब्लिक की गैदरिंग को नहीं जमा होना, उसके हद तक बहुत सख्ती से गवर्नमेंट ऑफिस भी खुले हैं जी। गवर्नमेंट ऑफिस 33% स्टाफ। बैंक आपके खुले हैं, एटीएम खुले हैं। आपको जहां पब्लिक का रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बराबर वर्क कर रहा है, वाटर वर्क डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है, रजिस्ट्रेशन बंद है बल्कि रजिस्ट्रेशन बंद है, वो तो अलग आज नहीं तो कल भी करवा सकते हैं, मगर ये चीज़ें तो अब 33% तो है वो। अब 33% में कोई आगे रहते तो उनको कोई पाबंदी नहीं, मगर आप जाने की पाबंदी है, मुश्किल है। आप जाके रजिस्ट्री करवाने की मुश्किल है। रजिस्ट्रार तो आके बैठेगा, क्योंकि 33% स्टाफ तो रूटीन में आएगा, तो वो आके बैठ सकता, मगर आपको जाने के लिए टाइम कैसा रहता, सूटेबल रहता नहीं रहता वो। पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऐप भी आया है ना, ये जी पासेस के लिए, ई पासेस देंगे, पासेस भी इमरजेंसी पासेस जिसकी जरूरत ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन देंगे, ताकि लोग कहीं अदर स्टेट जाना है, किसी को छोड़ के आना है, किसी को दवाखाने को ले आना है, कोई इमरजेंसी काम है, तो जरूर आपके साथ पुलिस जो है मुकम्मल तरीके से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मैं तमाम मेरे भाइयों से मेरी ये गुजारिश है, पुलिस हमारी जो है काफ़ी फ्रेंडली काम कर रही है, बेशक, और इस मरतबा बहुत ज़्यादा और फ्रेंडली काम कर रही है। लास्ट टाइम कोरोना में बहुत खौफ था, बहुत से पुलिस ऑफिसर की डेथ भी हो गई थी, तो इस मरतबा बिल्कुल फ्रेंडली रहेगी। और लास्ट टाइम भी पुलिस जहाँ जहाँ कोई नहीं जा सकते, ऐसे लोगों को पुलिस लाकर दवाखाने में भर्ती करवाई है, और वो डिस्चार्ज होने के बाद अपने घर तक पहुँचाया गया। लोगों में थोड़ा खौफ पहले के बनिस्बत कम हुआ है, मगर इसके बावजूद भी आज भी हो रहा है। कल ही अखबार में पढ़ा हूँ कि कुछ लोग अपने फैमिली को भी परमिशन नहीं दिया घर में आने का। हाँ, तो ऐसा हुआ है कि बच्चे अपने माँ बाप को, अपने नाना नानी को भी कोरोना होने से अंदर आने नहीं दिए। तो पेपर में फ़ोटो आई थी कि वो बाहरी चबूतरे पर बैठ गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट देना चाहिए, पर एहतियात ज़रूर है इसके अंदर, पूरी एहतियात करना चाहिए। तो नाजरीन, आपने सुना कि महमूद साहब भी नहीं चाह रहे थे, या वज़ीर आला के सीआर साहब भी नहीं चाह रहे थे कि लॉकडाउन लगे, लेकिन मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा। सिर्फ आपकी खातिर, सबकी खातिर एहतियात बरतनी है। अगर हम 10 रोज़ में अच्छी एहतियात से रहते हैं, एहतियात बरतते हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तमाम रूल्स को, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो ये 10 दिन के बाद इंशाल्लाह लॉकडाउन उठा दिया जा सकता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। आपकी तरफ से, टी न्यूज़ की तरफ से, मैं महमूद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। खुदा हाफिज़।